फ्रेंड्स, एम कैंडल में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहता हूं सबसे पहले तो कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, वीडियो नहीं दे पाया। हालांकि बजट तक का गेम मैं बता कर गया था। उम्मीद करता हूं आपने उसका फ़ायदा उठाया होगा। बाकी अभी मार्केट बजट आने के बाद भी गिर रही है। क्या कारण है इसको समझने की कोशिश करेंगे। कई सारे कारण हैं और कहानी अभी भी अच्छी नहीं दिख रही है। मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज की बनी हुई है और किसी भी तरह की रिकवरी जिस तरह की समझी जा रही थी कि बजट के बाद आ सकती है, वो अभी आती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके कई कारण हैं, उनमें से कुछ कारणों की बात करेंगे और समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या कारण है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, सबसे पहले इम्पैक्ट डालने फसड जो पड़ रहा है अपना टैक्स के सेविंग से। इनकम टैक्स में रिबेट दी गई है, 12 लाख तक के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसका असर पड़ना चाहिए। क्या पड़ना चाहिए कि अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा टू स्पेंड आएगा। ठीक है, खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं वो। करीब 80,000 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा कॉर्पस हर आदमी जो टैक्स दे रहा है, और अगर वो सैलरीड है तो उसको फायदा मिलता नजर आएगा, जिसको कि वो खर्चेगा। समझाया जा रहा था कि जब वो खर्चेगा तो उससे फायदा होगा, और वो सही बात भी है। खर्चेगा उसके लिए जगह बना के दी, एलसीडीज, एलईडीज, मोबाइल फोन्स, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सब चीज़ों को सस्ता किया। बैटरी से चलने वाली चीज़ें, बैटरी से बनने वाली गाड़ियाँ, कुछ दवाइयाँ, इन सब चीज़ों पर टैक्स या टैरिफ्स कम किए गए सो दैट ये थोड़ी सस्ती हो जाए, और वहीं जो लोगों का खरीदने का प्रोग्राम था जो रुके हुए थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, और पैसा उनको दिया गया। हालांकि उसका असर आया उससे पहले एफआईआईएस के साथ जो हुआ उसका नुकसान हमारे को होता हुआ नजर आ रहा है हमारी मार्केट को। हालांकि एफआईआईएस पहले भी लगातार बेच रहे थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और अभी भी वो बेच रहे हैं। ये तो अभी कंटिन्यू हो रहा है और आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ एफआईआईएस के लिए कि उनको दिक्कत होती हुई नजर आ रही है, वो ये है, जो एफआईआईएस के ऊपर टैरिफ था पहले या टैक्स लगना था, वो पिछले साल चेंज नहीं किया गया था। आम पब्लिक के लिए चेंज हुआ था, बढ़ गया था। लेकिन जो एफआईआईएस हैं उनके लिए 10% का जो टैक्स था ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एलटीसी, ठीक है, एलटीसीजी पे, वो बढ़कर अब 12.5% हो जाएगा 1 अप्रैल से। सो अब ये उससे पहले अपना और पैसा निकालना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। सो ये वो असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सो मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज की बनी हुई है, क्योंकि एफआईआईएस जो पहले बेच रहे थे, जिसका प्रेशर मार्केट पहले ही झेल रही थी, वो अभी और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 1 अप्रैल तक तो ये रहेगा, इस तरह का काम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे असर क्या हो रहा है? इससे असर ये हो रहा है कि हमारा जो फॉरेन कैपिटल रिजर्व्स हैं वो घटते हुए नजर आएंगे। कारण एफआईआईएस जो बेच रहे हैं वो पैसा वो डॉलर में लेके जाते हैं। ठीक है, आज भी इन्होंने 3,958 करोड़ का माल बेचा है। हालांकि डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में 2,708 करोड़ की बाइंग करी है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है, और ये सीधा सा इंडिकेशन होता है कि पब्लिक के पास माल जब फेंका जा रहा है तो मार्केट अभी और बढ़ने के मूड में नहीं है। तो सावधान रहिएगा, जल्दबाजी में बाइंग मत कीजिएगा, बहुत होपफुल भी मत रहिएगा। एटलीस्ट 1 अप्रैल तक तो कहानी अभी ऐसी ही नज़र आती है, जरा आ रही है कि उससे पहले जितना पैसा हो सकेगा वो निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर कुछ स्टेबलाइज होता हुआ नजर आए तब शायद कुछ बाइंग का टाइम मिले। उससे पहले फिलहाल अभी सावधान रहने की ही ज़रूरत है। अब जब हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं तो उससे एक और हिट पड़ रहा है हमारे को, वो ये कि भाई हमारी रुपये की वैल्यू गिरती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से मार्केट्स पे और भी दबाव पड़ता हुआ नज़र आएगा। अभी तक एफआईआर जो निकाल चुके हैं वो 2.7 करोड़ के करीब का पैसा है जो वो निकाल चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, और अभी ये कितना और निकलेगा ये देखने की बात होगी। हालांकि ये साल फाइनेंशियल ईयर तो ख़त्म होने की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बट अब जो बजट के अंदर आया है उसकी वजह से शायद ये रफ्तार और बढ़ती हुई नजर आए। हालांकि 2.7 लाख करोड़ भी बहुत 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 बड़ा अमाउंट होता है, जिसका हिट मार्केट को पहले ही मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे और भी ये दिक्कत देता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि माफ़ी चाहूँगा, ये जो एलटीसीजी में इंक्रीज आएगा वो 1 अप्रैल 2026 से आएगा। सो अभी लगभग 1 साल पड़ा है जिसके तहत वो लगातार माल बेचते रहें, तो उनको कोई चिंता का विषय नहीं है, और उनके पास जितना पड़ा हुआ है वो पूरा 1 साल आराम से बेच सकते हैं।
क्या ये सेटलमेंट हुआ है सरकार और निर्मला सीतारमन जी बजट और एफआईएस के बीच में? कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये होता हुआ तो नज़र आ रहा है और इसका एडवर्स इफेक्ट मार्केट को पड़ता हुआ नज़र आएगा। और आपको बता दूं कि ये एफआईएस के लिए अभी स्पेशली हुआ है, आम जनता के लिए ये पहले ही हो चुका था। पिछले साल ये टैक्स बढ़ गया था इंडियन लोगों के लिए और एफआईएस के लिए कोई इंक्रीज उसमें नहीं किया गया था। सो इसको एक साल डिले कर अब बढ़ाया गया है, वो भी 1 अप्रैल 2026 से होगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। दूसरा सबसे बड़ा कारण है भाई ग्लोबल ट्रेड टेंशंस। अभी जैसा कि अपना ट्रम्प साहब आ गए हैं, ट्रम्प साहब ने जो पिछली बार कहा था इलेक्शन से पहले, वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत में उन्होंने कहा था कि वो सब पे टैरिफ लगाएंगे, सबका टैक्स बढ़ाते हुए नजर आएंगे जो भी बाहर से ट्रेड करते हैं हमारे पर। उसके तहत में अभी फिलहाल 25% से ज़्यादा का टैक्स जो है वो उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पे लगा दिया है, जिसका असर ग्लोबली पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जब उन्होंने मैक्सिको और कनाडा, जो उनके खासे नज़दीकी देश हैं, कनाडा से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी मानी जाती है अमेरिका की, उनके ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है, तो और जगहों पर क्या होता हुआ नजर आएगा। हालांकि चाइना के साथ भी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात हो चुकी है, ये बात भी उन्होंने तय कर दी है। और इसी पर रिटेलिएट करते हुए मैक्सिको और कनाडा ने भी सेम टैरिफ अप्लाई कर दिया है अमेरिका के ऊपर, यानी कि जो भी गुड्स अमेरिका से कनाडा आएंगे उन पर भी 25% का एक्स्ट्रा टैक्स लगता नजर आएगा, और जो कनाडा से या मैक्सिको से अमेरिका जाएंगे उन पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। तो इस तरह से आमतौर पर देखा जाए तो नेट में महंगाई बढ़ गई है, और ये अच्छा साइन नहीं है, और पब्लिक के लिए तो दिक्कत होगी ही, बट देशों की लड़ाइयों में अब ये हो रहा है। और वहीं चाइना पे भी 10% का टैक्स लग गया है एक्स्ट्रा। अब चाइना इसको कैसे लेता है देखने की बात होगी, और इसका असर तो ग्लोबल मार्केट पे पड़ता नज़र आएगा, और ये नेगेटिव ही पड़ता नज़र आ रहा है, और इससे आने वाले समय में हमारी मार्केट पे भी नुकसान होगा। हालांकि इसी वजह से शायद निर्मला सीतारमन जी कुछ करती हुई नज़र आए, जिसके तहत में कुछ इंडियन गुड्स हैं जिनमें, या कुछ अमेरिकन गुड्स हैं जिनको इंपोर्ट करना सस्ता किया गया है, जिन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था उनको कम किया गया है। जैसे कि हार्ले डेविल्सन, इस पे 100% से ज़्यादा का टैरिफ था, वो कम कर दिया गया है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं थी जो 100% से ज़्यादा की थी, बट जो थी उन पे कम किया है निर्मला सीतारमन जी ने। देखते हैं बाकी इसके बाद हमारे पर क्या असर पड़ता है, अमेरिका या ट्रम्प साहब इंडिया के लिए क्या लाते हैं। सो दिस विल बी अ धक्का फॉर इंडियन मार्केट, और इसी का नुकसान मार्केट झेलती हुई नजर आ रही है, और ये अभी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुत सारे गुड्स हैं जो अमेरिका से आते हैं, जैसे कि क्रूड पेट्रोलियम रिलेटेड या कुकिंग ऑफ कोल, बहुत सारे एरोप्लेन्स और एलपीजी, इन सब पे हमारे जो टैक्स हैं, टैरिफ्स हैं, वो 7-7.5% के करीब का है अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी जिनमें बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन जिनमें ज़्यादा लगता था, जैसा कि मैंने बताया हार्ले डेविल्सन, उस पर उन्होंने कम कर दिया है। जो 150% तक लगता था, जिसे कम कर उन्होंने बोला है कि अब 70% तक लगेगा। दैट इज़ ऑल्सो मे बी ऑन अ हायर साइड, बट जो रिडक्शन हुआ है वो काफ़ी बड़ा है। सो देखते हैं बाकी इसके जवाब में ट्रम्प साहब इंडिया पर क्या टैरिफ लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। सो दैट विल आल्सो बी अ गाइडिंग लाइट फॉर द मार्केट इन टाइम्स टू कम। नजर रखिएगा इस पे। अब इसकी वजह से और जगह पे कहाँ असर पड़ता है, देखिए इसकी वजह से असर पड़ता है हमारे रेपो रेट पर। आरबीआई की पॉलिसी है, अब आना है उसको फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आते हुए नजर आएंगे। नए गवर्नर बन चुके हैं, क्या करेंगे वो देखने की बात होगी। कारण ये है कि देखिए जब डॉलर की कीमत बढ़ती हुई नजर आती है तो उससे हमारी इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ता है और हमारे इंडियन रुपी पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से साफ दिख रहा है अभी ये सब जो टैरिफ वगैरह लगाए हैं, डॉलर की कीमत में इजाफा होता हुआ नजर आया। अभी डॉलर के अगेंस्ट में रुपी जो है वो 87 रुपीज़ तक पहुंच गया है, 87 के पार चला गया इनफैक्ट, और इसकी वजह से आरबीआई के लिए समस्या बढ़ जाती है, और वो अब बैंकों के ऊपर रेपो रेट को कम करता हुआ नजर नहीं आ पाएगा। इस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पे कंजम्पशन स्टोरी बढ़नी चाहिए थी वो कहीं नहीं बढ़ पाएगी, कहीं ना कहीं वो अटकती हुई नजर आएगी। कारण ये है कि जो पैसा यहाँ से फ्लो करता हुआ नजर आएगा
रिटेल के हाथ में फॉर न्यू बाइंग वो इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उतनी ही महंगाई बढ़ती हुई नजर आ जाएगी दूसरे कारणों से, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी की वजह से। सो ये एक विशियस सर्कल सा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आने वाला साल जो है वो बहुत अच्छे रिटर्न देगा, ऐसी उम्मीद करना बहुत सही नहीं होगा। सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस व्हाइल बाइंग और पुटिंग इन न्यू मनी इनटू स्टॉक मार्केट। अभी थोड़ा सावधान रहिएगा। हालांकि 10 से 12% का जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न माना जा रहा है इस साल भी, हालांकि जो कि पीछे 20-20, 25-25% तक भी चला गया था, लेकिन अब शायद मार्केट्स नॉर्मलाइज होती नजर आएंगी। जिस तरह के गेंस पहले मार्केट्स देती रही हैं, शायद अब वैसे गेंस आना मुश्किल होगा आने वाले समय में। अब इस सब की वजह से हमारे यहाँ पे जो लोन्स हैं, ईएमआईज वगैरह कम नहीं होंगी, जिसकी वजह से अपने आप मार्केट में जो उछाल आना चाहिए या जो फ्लो बढ़ना चाहिए या जिसकी वजह से मार्केट में कंजम्पशन बढ़ना चाहिए था, वो अटका रहेगा और फिर ग्रोथ भी ऑब्वियसली रुकी रहेगी, जिसकी वजह से फिर मार्केट में बूस्ट आना या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना अपने आप मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द टेक्निकल कहानी। भाई चार्ट्स क्या कह रहे हैं उसकी बात करते हैं। देखिए मंथली कैंडल देख रहे हैं, मंथली कैंडल के हिसाब से पिछली बार डोजी बना है, नीचे का लो जो मारा है 22,790, 800 मान लीजिए, और ऊपर की तरफ में अगर बात करें तो हाई मारा है 24,263 और बना है डोजी। लॉन्ग लेग डोजी बनने का मतलब ये होता है मार्केट इंडिसाइसिव है, और जब तक इन दोनों के रेंज के बीच में है तब तक इसके अंदर में कोई भी बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी तरफ। तो रेंज यही रहती हुई नजर आ रही है। सो हमें इंतजार करना होगा कहाँ जाता है ये। ऊपर में 24,200 200 से 250 का लेवल, और नीचे में अगर बात करें तो 22,800 से 750 का लेवल। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात है, इनका ध्यान रखना होगा आने वाले महीने में, यानी कि फरवरी मंथ में या मार्च में भी ये चल सकते हैं। वहीं अगर डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में कैंडल वीक नजर आई है। पिछला दिन जो था उसके अंदर में डोजी बनता नजर आया था सैटरडे को, और इसने आज डोजी के नीचे लोअर लेवल को तोड़ते हुए नजर आया है और नीचे की तरफ ट्रेड करा। हालांकि क्लोजिंग लो से थोड़ा सा ऊपर कर दी है, बट कैंडल काफी नीचे है और अच्छा खासा 121 पॉइंट का डिप है क्लोजिंग बेसिस पे। वहीं अगर बाकी के इंडेक्सेस की बात करें तो बैंक का निफ्टी अभी होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि यहाँ पर खासी कमजोरी नजर आ रही है और यहाँ पर काफी शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल बढ़ने की तरफ तो कहानी नहीं नजर आ रही है। जो कुछ होता हुआ नजर आ रहा है उसके तहत में पुट के अंदर में ही दिख रहा है दम, अगर बाय साइड पे जाएं तो, और जो राइटिंग हो रही है वो कॉल साइड पे ही हो रही है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। सो म्यूजिक जो है वो इज ऑन अ फॉल साइड, सो बी वेरी केयरफुल। लेवल्स क्या होंगे अब इम्पोर्टेंट वाले, उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम कल के लेवल्स की बात करें तो मुझे कल के लिए जो लेवल्स दिखते हैं, अगर उसको ऊपर जाना है तो कम से कम सबसे पहला लेवल जो इसको पार करना होगा वो होगा 23,380 का लेवल। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, 23,380 इसके ऊपर जाए तभी बात है। हालांकि 23,380 के ऊपर 400 से 420 तक भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, ये इसको पार कर पाएगा कहना मुश्किल है, और यहाँ तक जाने पर कहीं से भी फॉल आ सकता है। और अगर इसके ऊपर टिक जाता है या खास तौर पे क्लोजिंग आ जाती है तब इसमें कुछ खास बड़ा मूव आता नजर आएगा 427 या 430 के ऊपर, फिर ये 475 तक जा सकता है। हालांकि 475 पर भी 475 से 480 तक भी एक अच्छी रेजिस्टेंस है। अब इसके ऊपर जाए तब फिर अगला लेवल आएगा जो 23,580 590 के लेवल तक निफ्टी को ले जा सकता है। ये है कल की कहानी ऊपर के लिए, जिसके की चांसेस कम लग रहे हैं। हालांकि रिकवरी जरूर आएगी, थोड़ा ऊपर तो मार्केट जाती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर बात करें नीचे की तो पहला सपोर्ट जो बनता है वो 23,340 के पास बनता है, और उसके बाद 23,320, 23,340 से 320 का लेवल है, जिसके तहत में मार्केट को अपने आप को संभालना होगा। अगर नहीं संभलती है तो ये एक और अच्छा फॉल दिखाती हुई नजर आ सकती है। उस केस में 23,250 और 23,200 के लेवल को टेस्ट करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि एक बहुत मजबूत सपोर्ट इसके बाद आती हुई नजर आ रही है, जिसको मार्केट अभी तोड़ेगी ऐसा नहीं दिख रहा है। वो लेवल बनता है 23,180। सो इस पे खास ध्यान रखिएगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को, ऐसा
लग रहा है अभी तक के हिसाब से तो, बट अगर ये तेज फॉल आता है तो इसके बाद सीधा 23,050 को टेस्ट करती हुई नजर आ सकती है निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ में एक अच्छी सपोर्ट जो बन रही है वो रेंज बनती है 49,150 और ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 49,460 के पास। ये वो रेंज है जिसके बीच में जब तक बैंक निफ्टी रहता है तो बहुत बड़े किसी मूव की उम्मीद नहीं है, और इसके बीच में जब तक है तब तक ये गेम तैयार कर रहा है या ट्रैपिंग कर रहा है। इसके बाहर निकलेगा तभी कोई बड़ा मूव आता हुआ नजर आएगा, तब तक के लिए साइडवेज है। हालांकि इसमें भी जो हो रहा है वो शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। पुट कॉल रेशो एक अच्छा साइन नहीं दे रही है, नेगेटिव ही बनी हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो अगर लेवल की बात करें, पार जाते हैं इस रेंज से तो ऊपर की तरफ में 49,460 के ऊपर 500 का लेवल वैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसको पार करने के बाद 657, और अगर इसको भी पार कर ले तो फिर ये 50,000 और 50,210 तक जाने का दम रखती है। तब बैंक निफ्टी के लिए ये होंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। हालांकि बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस उसके बाद आ जाएगी, वो है 50,430 से लेकर 510 तक का। तो 49,050 से लेकर 50,500 तक का लेवल जो है ये है ऊपर के लिए रेंज जिसकी तरफ ये चलता हुआ नजर आ सकता है। इसमें अगर आप ट्रेल करते हुए चलें स्टॉप लॉस को तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर उठता है, जिसके के भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से ओआई डेटा के अंदर में नेगेटिविटी बनी हुई है और पुट की तरफ में जिस तरह से कॉल बाइंग हो रही है और कॉल्स राइटिंग हो रही हैं, उससे ये दिख रहा है कि ये नीचे जाने के मूड में ज़्यादा है। अब नीचे की तरफ बात करें तो 49,145 को अगर ये तोड़ देता है या 140 को, तो ये नीचे की तरफ में 49,000 को टेस्ट करता नजर आएगा, और उसको तोड़ा तो फिर 48,900 और उसके बाद 48,780 तक का लेवल है, जहां तक के लिए ये ओपन तो है ही अभी जाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक तो आ जाएगा, और यहाँ से अगर बाउंस आ जाए तो बहुत अच्छा, और अगर यहाँ पे बाउंस नहीं आता तो ये खासा बड़ा फॉल दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। तब इसके बाद नीचे 47,800 तक के लेवल्स ओपन है। सो दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी वुड बी फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू डेज। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो भाई 11,840 इसके ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है। इसके पार जाएगा तभी थोड़ा और ऊपर बढ़ता नजर आएगा, हालांकि इसमें भी इसका दम नजर नहीं आ रहा है। और नीचे की तरफ मैं बात करूं तो सपोर्ट अच्छी वाली जो नजर आ रही है वो 11,760 के आसपास है। इसको थोड़ा तो ये और नीचे जाता हुआ नजर आएगा, ये इसकी रेंज के अंदर में ध्यान रखिएगा। इससे बाहर निकलने पर ये एक बड़ा मूव दे सकता है। सेंसेक्स की कहानी भी कुछ इसी तरह की नजर आ रही है। सेंसेक्स में नीचे में सपोर्ट जो है वो 77,100 से 77,000 की बनती नजर आ रही है, और अगर ऊपर की बात करें तो 77,280 ये एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों लेवल्स के बीच में ये साइडवेज गेम बना रहा है, और बजट के बाद जो मैं बता रहा हूँ हुआई का डेटा बनता नजर आ रहा है ऑप्शन चेन का, वो ठीक नहीं है, और ये नीचे की तरफ का प्रोग्राम ज़्यादा बना हुआ है। नीचे की तरफ में अगर जाता है तो फिर 76,900 को तोड़ने के बाद ये खासा नीचे जा सकता है। हालांकि बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज जहाँ पे काफ़ी बायर्स बैठे हैं वो 76,750 से 76,560 का एरिया है, जहाँ पर काफ़ी अच्छे से बायर्स बैठे हैं। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए, और जब तक ये नहीं टूटता तब तक बड़ी कमज़ोरी की बात भी हम नहीं सोच सकते। सो अभी फ़िलहाल जो है ट्रेडिंग बड़ा सावधानी से करने की ज़रूरत है। किसी भी तरफ बाइंग वालों को तो पैसा बनाना मुश्किल होगा, और अगर ये इसी तरह साइडवेज रहती है तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर में ठीक ठाक पैसा बनता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले समय में। विक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हालांकि, लेकिन ये चिंता का विषय है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये ज़्यादा बढ़ता है, किसी भी दिन अगर विक्स 5% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आए तो वो दिन ज़रूर ऑप्शन बाइंग का दिन होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और उस दिन हिट होते हैं स्टॉप लॉस ऑप्शन सेलर्स के, सो बी वेरी केयरफुल। दोनों तरफ के गेम बनते हुए नजर आ रहे हैं, किसी भी तरफ मार्केट पलटती हुई नजर आ सकती है। अभी फिलहाल बजट का बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, ना ही कोई बहुत बड़ा नेगेटिव भी आता हुआ दिख रहा है। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन और लाता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड। बाकी बीच में बीमार हो गया था, नहीं दे पाया वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे कोशिश करूँगा कि ठीक रहूँ, हालांकि अभी भी दवाइयाँ चल रही हैं। सो स्टे ट्यून्ड, होपफुली आई विल बी
ब्रिंगिंग इन गुड वीडियोस एंड इंफॉर्मेशन। बाकी जो नया रूल आया है इन्फ्लुएंसर के ऊपर सेबी की तरफ से भी, उसके तहत भी काफ़ी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। देना तो चाहता था काफ़ी सारे शेयर्स, बट अब उनको नहीं दे सकते। सो उसके लिए मैं आपको क्या कर सकता हूँ, जो मेरी लिस्ट है उसको दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। जो मेरे स्कैनर पे उभर कर आए हैं उन शेयरों को आप देख सकते हैं। ये वो शेयर हैं जो थोड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं। ये 14 शेयर हैं, इनमें गेम होता हुआ नज़र आएगा कल, जिनमें कि चोला फाइनेंस, यूपीएल, टीवीएस, महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मारुति, एलटीटीएस, लोडा, टाइटन, श्री सीमेंट, एसबीआई कार्ड, कोटक बैंक, यूबीएल, मारिको, ये वो शेयर हैं जिनमें कल गेम तेज होता हुआ नज़र आ सकता है। ये मेरे स्कैनर पे आए हैं जिसके तहत में मुझे इसमें कन्वर्जेंस दिखती है, यानी कि यहाँ पर कोई तैयारी हो रही है जिसके तहत में बड़ा मूव आता हुआ नज़र आ सकता है, तो आप इन पे नज़र रख सकते हैं। बाकी भाई सेबी का जो नया नोट आ गया है उसके तहत में इन्फ्लुएंसर्स को मना किया गया है और बोला गया है कि कम से कम 3 महीने पुराना डेटा यूज़ करना होगा अगर सिखाने के लिए भी हम यहाँ पर कुछ बताते हैं तो। सो भाई अब मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वो शेयर्स जो मेरी नज़र में आते हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इनका फ़ायदा उठा सकें, कुछ अगर आपने सीखा है तो वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, सिखाता रहूँगा। इन शेयर्स को आप देखते रहें और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहें। चलिए, with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.